वज़रेक्स यूज़र्स पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से टेंशन में परेशान हैं। उनका पैसा एक्सचेंज पे फँसा हुआ है। उनके क्रिप्टो एक्सचेंज पे फँसे हुए हैं, बड़े सरदर्दी में हैं। एंड एक्सचेंज पिछले 1 साल से ना आप मान के चलो कि जुलाई से जब से हैक हुआ, चीज़ों को डिले करता आ रहा है। हर वक्त डिले हो रहे हैं उनकी तरफ से। यूज़र्स के पैसे कब वापस मिलेंगे, वो वज़रेक्स नहीं बता रहा। वापस दें तो आप छोड़ दो, यूज़र्स के पैसे में से करोड़ों रुपए एक्सचेंज ने अपने खर्चे के लिए, लीगल खर्चे के लिए निकाल रही है। मतलब देना तो छोड़ दो, और पैसे वहाँ से निकाल रहे हैं। सो बड़ी मुश्किल सिचुएशन में वो लोग जिनका पैसा वज़रेक्स पे एक्सचेंज उनका साथ नहीं दे रहा है। लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि उनका पैसा कब वापस मिलेगा, इनफैक्ट मिलेगा भी या नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है वज़रेक्स की तरफ से। एंड जो फंड्स हैक हो गए वो तो गए, बट जो फंड्स बचे हुए हैं जो वज़रेक्स के पास है, उनके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। सिंगापुर कोर्ट में ये गए, सिंगापुर कोर्ट में केस चल रहा है। केस में कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई आप एक्सचेंज के ओनर हो, पहले ये तो प्रूव कर दो। मतलब निश्चल एंड पार्टी को अब ये प्रूव करना है पहले वहाँ पे कोर्ट में कि वज़रेक्स उनका एक्सचेंज है, फिर ऑर्डर आएगा। अब वो कैसे प्रूव करेंगे, कॉज वो तो कहते हैं कि भाई बाइनेंस जो है वो वज़रेक्स को ओन करता है। एंड जब ओनरशिप ही वो लोग प्रूव नहीं कर पा रहे, वज़रेक्स प्रूव नहीं कर पा रहा, निश्चल प्रूव नहीं कर पा रहा वज़रेक्स का ओनरशिप, तो भाई कोर्ट ऑर्डर कैसे देगा। और सॉलिड रायता इन लोगों ने फैलाया हुआ है, अपने यूज़र्स को पूरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है। कोई जवाब ये लोग नहीं दे रहे, और इसीलिए आज आपसे वज़रेक्स पे ही बात करूंगा। जानेंगे कि वज़रेक्स केस में इस वक्त क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, एक्सचेंज क्या चाह रहा है, यूज़र्स का जो पैसा है उसको वापस देना ये लोग चाह भी रहे हैं या फिर नहीं। और अगर ये ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे, जो कि लग रहा है अभी के सिचुएशन को देखते हुए कि नहीं कर पाएंगे, तो इस सिचुएशन में क्या हमेशा के लिए वज़रेक्स यूज़र्स के पैसे एक्सचेंज पर अटके रहेंगे। वज़रेक्स पर आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में जानेंगे क्रिप्टो एजुकेटर सोनू जैन से, जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी वक्त से। सिंगापुर कोर्ट में भी सोनू गए वज़रेक्स के अगेंस्ट। सो सोनू से बात करते हैं। हाय सोनू, वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप? ऑल गुड ऑल गुड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एज सर, ऑलवेज ए प्लेजर स्विच पर आने के लिए। तो थैंक यू। बिल्कुल सोनू, वज़रेक्स केस पे आपसे बात करनी है। आप फॉलो कर रहे हैं वज़रेक्स केस को, और काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। सिंगापुर कोर्ट में भी आपने एप्लीकेशन फाइल की हुई है वहाँ पे। वज़रेक्स में लोग ना, आप मान के चलो, बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं, पर हम जानते हैं क्योंकि बात करते रहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि इस वक्त क्या चल रहा है, उनका पैसा मिलेगा भी या नहीं। यूज़र्स का पैसा बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ रहे हैं वज़रेक्स से, आप थोड़ा सा वो बताएं पहले। ये सर, तो जो सिंगापुर कोर्ट का हियरिंग हुआ था मई 13 को, तो वहां पर मेजरली कोर्ट ने वजीर एक्स से ये पूछा था कि आप पहले तो बताइए कि आप एक्सचेंज के ओनर है या नहीं। क्योंकि वजीर एक्स अब तक बोलता था कोर्ट को कि हम ओनर नहीं है, बिनांस ओनर है। तो इसके वजह से इश्यूज क्रिएट हो गए थे कि कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता है। जब तक उस चीज का मालिक नहीं आता है, कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता है कुछ भी चीज। क्योंकि इसका एक सिंपल एग्जांपल है सर, कि अगर मेरे पास कार है और मैं कार का मालिक हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ कार के साथ। पर वही अगर मेरा कार का ड्राइवर जाके बोले कि मैं कार को यू नो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करूंगा, वो अलाउड नहीं होता है। तो वजीर एक्स का केस ऐसे ही चल रहा है कि कार का वजीर एक्स को जो ओनर है बिनान बिनान सिंगापुर कोर्ट के सामने है ही नहीं। जो सिंगापुर कोर्ट के सामने गया है वो जेटाई है, जो कि निश्चल की खुद की कंपनी है, पर्सनल कंपनी है। वो जाके बोल रहा है कि हम ओनर नहीं है, पर फिर भी हमको लोगों के बीच में पैसा बांटना है, क्योंकि अदरवाइज हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये सिंगापुर कोर्ट के साथ सही नहीं बैठा। उन्होंने बोला कि या तो आप प्रूव करो आप ओनर हो, या फिर हम ये स्कीम सैंक्शन नहीं करेंगे। तो ये वहाँ का अपडेट है। उन्होंने वजीर एक्स को 23 मई तक का टाइम दिया था, जिसमें वजीर एक्स ने वापस से कुछ डिटेल्स भेजे हैं। कोर्ट ने बोला है कि 6 जून तक नेक्स्ट हियरिंग का डेट अगर है या फिर ऑर्डर पास होगा, उसके डिटेल्स मिलेंगे सारे यूजर्स को। तो अभी के लिए यूजर्स के अगर टोकन्स हैक्ड वाले हैं तो दे कैन वेट एंड वॉच कि सिंगापुर कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है। बट अगर किसी के अनहैक्ड वॉलेट टोकन्स है, जैसे एक्सआरपी हो गया, पीटीसी हो गया, सोलाना हो गया, जो कि हैक नहीं हुए थे, तो इन लोगों को अगर वो सब्सटेंशियल अमाउंट है, तो फिर आपको इंडियन कोर्ट्स में उसको आप एक केस फाइल करके आप अपने टोकन्स रिकवर कर सकते हो। बिल्कुल सोनू, आप इसमें ये कह रहे हैं कि अभी तो ओनरशिप ही डिसाइड नहीं हो रही है पहले कि वज़रेक्स किसका है, इसका ओनर कौन है। तो जब ओनरशिप डिसाइड नहीं हो पा रही है, तो फिर केस जो चल रहा है वहाँ पे वो आगे कैसे बढ़ेगा भाई? एग्जैक्टली सर, यही इशू हमने भी सिंगापुर कोर्ट के सामने रेज किया था। क्योंकि केस लास्ट ईयर चालू हुआ था सिंगापुर कोर्ट में, और इस ईयर में जाके कोर्ट पूछ रहा है कि ओनर कौन है। तो 1 साल तक केस ऐसे चला है कि कौन ओनर है पता नहीं, किसके एसेट्स है पता नहीं, पर केस चल रहा है क्योंकि सिंगापुर की कंपनी ने सिंगापुर के कोर्ट में एप्लीकेशन डाला है। तो अभी जाके जब यूजर्स ने ये पॉइंट उठाया, तो फिर सिंगापुर कोर्ट ने बताया कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाइए, फिर हम सुनेंगे। क्योंकि इशू ये हो रहा है सर कि
जो कॉइन स्विच एक्सचेंज है, कॉइन स्विच का और वजीरेक्स का जो डिस्प्यूट चल रहा था वो उन्होंने इंटरनली सेटल कर दिया है। कॉइन स्विच ने केसेस भी फाइल किए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, पर जितना मेरे को पता है उनका पूरा पैसा पेड हो गया है वजीरेक्स के साइड से। आ, और जो भी इंडियन लॉ एनफोर्समेंट है उनका भी पैसा इन्होंने पे कर दिया है, तो सिर्फ यूजर्स बचे हैं, क्योंकि इनको पता है यूजर्स विल नॉट गो टू कोर्ट्स मोस्टली। यूजर्स उस चीज को कोर्ट तक नहीं लेके जाएंगे जैसे वजीरेक्स लेके जा रहा है या फिर जैसे ईडी लेके जाएंगे। तो इसका फायदा उठा के उन्होंने सोचा कि सिंगापुर से करवाते, क्योंकि क्योंकि इट विल बी बेनिफिशियल। ये इसलिए हो रहा है सर, क्योंकि यहाँ पर मेन पॉइंट ये है, अगर हम वजीरेक्स ने सिंगापुर कोर्ट में जो भी बताया वो देखेंगे, वो पूछ रहे हैं $30 मिलियन यूजर के पैसे से टू बिल्ड अ डेक्स। तो लॉजिकली भी अगर कोई सोचेगा कि मैं उस कंपनी का मालिक नहीं हूँ, मेरा उस कंपनी से कुछ लेना देना है नहीं, पर मेरे को 30 मिलियन चाहिए नया नया धंधा स्टार्ट करने के लिए, तो ये कौन से लॉजिक में बैठता है ये पता नहीं है सर। बट अल्टीमेटली ये सारी चीजें जब सिंगापुर कोर्ट को बताई गई कि ऐसे चल रहा है, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी ऑर्डर नहीं करेंगे, हम पहले क्लैरिटी लेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे पैसे के साथ करना क्या है। सोनू, तो क्या लग रहा है कि वजरेक्स क्या ओनरशिप प्रूव कर पाएगा? क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा कि कर पाएगा। आप बताएं, क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि इसको क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि वजरेक्स ओनरशिप प्रूव कर पाएगा कि ये जो निश्चल है वही ओनर है वजरेक्स के? नहीं सर, वजीरेक्स नहीं दिखा सकता कि वो प्लेटफॉर्म का ओनर है। इसका मैं आपको रीजंस बताता हूँ कि जैसे हमको पता है कि वजीरेक्स 2017 में स्टार्ट हुआ था, निश्चल ने स्टार्ट किया था, तब वो जानमई लैब्स इंडिया इंडिया की कंपनी थी। फिर उन्होंने बोला कि हमने 2019 में इसको बिनेंस को बेच दिया। अभी वो उन्होंने कैसे बेचा, किसके साथ डील हुआ हुआ या नहीं, ये किसी को पता नहीं, और वो बताए नहीं रहे। उन्होंने सिंगापुर कोर्ट को भी सीधा बोल दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, हम आपको नहीं बता सकते। वो कोर्ट को बोल रहे कि हम कोर्ट को नहीं बता सकते कि ओनर कौन है। तो और इसके बाद जो हुआ, नवंबर 2022 में बिनेंस ने बता दिया कि हमारा और इनका कभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। लेकिन बिनेंस ने एक चीज बताया कि हमारे पास इसका वेबसाइट का कंट्रोल है, यानी कि जो वजीरेक्स का वेबसाइट है ये हमारे कंट्रोल में है, और इसका जो सर्वर है उसका हमारे पास एक्सेस है। तो उस दिन से लेकर आज तक निश्चल एक ही चीज बोल रहे हैं कि बिनेंस इसका ओनर है। लेकिन जब हम इसके बाद क्या हुआ, यानी कि नवंबर 2022 के बाद जो हुआ उसको देखेंगे, कि फरवरी 2023 में निश्चल ने पैसे मूव किए बिनेंस के कस्टडी से निकाल के लिमिनल के कस्टडी में। तो अभी अगर मैं इसको लॉजिकली सोचूं कि अगर बिनेंस मालिक होता तो पैसा बिनेंस से निकल के लिमिनल में कैसे जाता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जैन 2023 में हुआ ये चीज। फिर अगस्त 2023 में इनका एग्रीमेंट अपडेट होता है, वजीरेक्स प्लेटफॉर्म का एग्रीमेंट अपडेट होता है, उसमें भी बताया जाता है कि आप बिनेंस के साथ ही डील कर रहे हो। अभी इशू ये है सर कि इन्होंने सिंगापुर कोर्ट को बताया कि जैन 2023 में जेटाई ने कंट्रोल ले लिया, यानी कि सिंगापुर की कंपनी ने बिनेंस, जब भी बिनेंस ने बोला हम ओनर नहीं है तो उन्होंने कंट्रोल ले लिया यूजर के पैसे का। लेकिन 6 महीने बाद जब यूज एग्रीमेंट अपडेट होता है वजीरेक्स प्लेटफॉर्म का, उसमें बिनेंस का ही नाम आता है, जेटाई का नाम कहीं पर आता ही नहीं है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज और भी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने अगस्त 2023 में एफआईयू को बताया कि हमारा जो क्रिप्टो का पार्ट है और जो कस्टडी का पार्ट है, यानी कि यूजर का पैसा जो है वो बिनेंस के पास पड़ा है। यानी कि यहाँ पर भी सिंगापुर कंपनी का नाम नहीं है। और इसके बाद अगर आप देखोगे सर, ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि 18 जुलाई 2024 को हैक होता है, 19 जुलाई 2024 को एफआईआर रजिस्टर होता है दिल्ली में। इंडियन कंपनी जो जानना है वो एफआईआर रजिस्टर करवाता है। अभी अगर कोई सिंगापुर कंपनी के पास पैसा है, एफआईआर उसको करना चाहिए सिंगापुर में, पर सिंगापुर में कुछ होता नहीं है, 19 जुलाई को कुछ होता नहीं है। फिर जैसे टाइम चलता है, 3 अगस्त 2024 को दिल्ली पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। 3 अगस्त तक भी सिंगापुर में कुछ नहीं हुआ आज तक। फिर जाके लास्ट में 17 अगस्त को हैक होने के 1 महीने बाद सिंगापुर में पुलिस कंप्लेंट होती है कि हमारे एसेट चोरी हो गए। अभी अगर मैं एज ए सिंपल एज ए आम आदमी सोचूं कि मेरे घर में चोरी होता है, तो मैं इमीडिएटली जाके पुलिस को बताऊंगा, मैं 1 महीना इंतजार तो नहीं करूंगा।
यानी कि ये पूरा इन्होंने इसको ऐसे बनाया है कि इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि यूजर में पैसा बांटे। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ भी हो जाए, हमको कोई पकड़ ना सके कि हमने यूजर के पैसे गवा दिए, और दूसरा एक्सचेंज भी चलता रहे। और ये दोनों चीज एक ही जगह से हो सकती है, और वो है सिंगापुर। क्योंकि वहां पर कोर्ट्स ज्यादा पूछते नहीं है जब तक आपके पास सिंगापुर का लॉयर नहीं है। और यूजर्स के साथ यही होता आ रहा है अभी तक, कि आप सोचे कि एक्सचेंज का ओनर कौन है पता नहीं, एक्सचेंज के पास जो पैसे पड़ा है वो किसके ये भी पता नहीं, पर कोर्ट 1 साल तक हियरिंग करके ऑर्डर स्टेज तक आ गया था कि हम ऑर्डर करने वाले हैं। मतलब अगर ऐसे चीजें चलेंगी तो फिर यूजर के लिए तो बहुत बहुत मुश्किल है सर। सोनू, जितनी बात आपने बताया ना उससे तो चीज़ें बड़ी ड्रामेटिक लग रही हैं यार कि वजरिक्स की तरफ से वो ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे। कोर्ट कह रहा है कि भाई प्रूव तो करो कि पहले आप ही ओनर हो, इससे पहले कि कोर्ट अपना ऑर्डर दे। तो इस सिचुएशन में वजरिक्स यूज़र्स जिनके पैसे वजरिक्स पे फंसे हुए हैं, उनके फंड्स वहाँ पे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? बिकॉज सब यही कहेंगे कि सोनू आपने ये तो बता दिया कि इस केस में क्या चल रहा है, सारे डेवलपमेंट्स आपने गिनवा दिए, बट ये बताएं कि भाई हम क्या करें। राइट, एब्सोल्युटली सर। तो यूजर के पास ऐसा नहीं है कि यूजर के पास ऑप्शन नहीं है। यूजर्स को अभी प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई यूजर सोचता है कि मैं घर पे बैठूंगा और ये मेरा पैसा वापस मिलेगा, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि आइडियली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। या तो आप साइबर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, आप पुलिस में चोरी के कंप्लेंट कर सकते हो कि आपके एसेट स्टोलन हो गए। और फिर तीसरी चीज है कि आप गवर्नमेंट को लिख के आप बताओ कि ये स्कैम हुआ है, इसका यू नीड टू टेक कॉग्निजेंस। क्योंकि जितना मेरे को पता है ऑलमोस्ट 100-150 लोग हैं जो 1 साल से ये चीज कर रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। तो यूजर्स अगर चाहे, अगर आप इन सिटीज में हो तो आप इन एप्लीकेशन के पार्ट भी बन सकते हो। तो इट इज वेरी इजी टू बिकम पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, क्योंकि आपको फिर ज्यादा लीगल कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक मेन केस ऑलरेडी चल रहा है, आपको बस उस केस में ज्वाइन होना है कि आपका भी सेम केस है। तो जब तक ज्यादा से ज्यादा यूजर्स अपने लीगल राइट्स को यूज नहीं करेंगे, ये मतलब ये सिंगापुर में ही चलता रहेगा, और वो जब ऑर्डर आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी सर। सोनू, तो फिर इस एप्लीकेशन का पार्ट यूजर्स कैसे बने? आपने कहा कि लीगली फाइट करें, केसेस ज्वाइन करें, मतलब यूजर्स वजर्स के अगेंस्ट जो केस इंडिया में चल रहा है उसको ज्वाइन कैसे करें? एब्सोल्युटली सर। तो इसका यूजर्स दो चीजें कर सकते हैं। एक तो अगर उनके लोकल लॉयर है कहीं पर भी, जिस भी सिटी में वो है, तो दे कैन फाइल अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर। जैसे अगर बॉम्बे और दिल्ली के केसेस में किसी को ज्वाइन होना है, तो आप महाराष्ट्र के किसी लॉयर से बात कर सकते हो और दिल्ली के किसी लॉयर के साथ बात कर सकते हो। केरला में भी चल रहा है, तो केरला के भी अगर आपके कोई लॉयर है तो आप बात कर सकते हो। बाकी जो भी यूजर्स है वो अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट लॉयर से वो बात करके दे कैन गेट इन टच एंड फाइल एन एप्लीकेशन। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, या फिर अगर कोई यूजर को इन स्टेट्स में जो लॉयर्स केस लड़ रहे हैं उनका रेफरेंस हो, या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी। क्योंकि मैंने इन सारे लॉयर्स के साथ बात किया है। तो सिंगापुर का आई एम, मतलब जो यूजर के साइड से सिंगापुर का आई एम लीडिंग इट। और इंडिया में लॉयर्स जो है वो अपने अपने हाई कोर्ट में दे आर फाइटिंग द केसेस। सोनू, जो सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यूजर्स का होता है कि वो इस सिचुएशन में वो होता है वो कि भाई अगर ये डेडलॉक चलता रहा ऐसे ही, ओनरशिप प्रूव नहीं कर पाएगा वजरेक्स, जो लग रहा है कि भाई सिचुएशन चल रही है कि वो ओनर है एक्सचेंज का, तो इस सिचुएशन में क्या यूजर्स के फंड्स जो हैं एक्सचेंज पे फंसे हुए हैं, जिनकी उम्मीद वो लोग कर रहे हैं कि कभी वापस मिलेंगे, क्या वो कभी वापस मिल भी पाएंगे या नहीं? यूजर के फंड मिलेंगे सर, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक इंडियन कोर्ट्स में ये बात बहुत स्ट्रांगली नहीं जाती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 50-60 लोगों ने रेस किया है। जब ये नंबर बढ़ेगा तभी जाके कोर्ट्स इसको सीरियसली लेंगे कि बहुत सारे यूजर्स इम्पैक्टेड है। अभी के लिए ऐसे लग रहा है कि 50 लोगों को एक कंपनी से प्रॉब्लम है, पर जब ये 500 लोग बन जाते हैं तो फिर पब्लिक का प्रॉब्लम बन जाता है ये। तो जब तक यूजर्स इसको प्रोएक्टिवली नहीं देखेंगे, वो सबका, देन इट्स अ लॉस फॉर एवरीवन, क्योंकि सबके पैसे अटके रहेंगे। तो दैट इज द ओनली ऑप्शन अभी के लिए। क्योंकि क्या होता है सर कि कोर्ट्स आर ऑल्सो ओवरबर्डन, कि कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे केसेस का बर्डन होता है। जब तक उनको नहीं दिखता है कि हम एक डिसीजन से 1 लाख लोगों का, 1 लाख लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, उस केस को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। तो यूजर्स, लीगल ऑप्शन एक एक वे है सर। दूसरा वे है कि आप अपने लोकल अथॉरिटीज को, जो आपके लोकल एमएलए है, जो एमपी है, फिर आरबीआई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन सबको आप लेटर लिख सकते हो, आप पीएमओ में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो जितने लोग प्रोएक्टिव होके ये चीज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा यूजर का है,
जितना यूजर प्रोएक्टिव रहेगा उतना इम्पैक्ट रहेगा गवर्नमेंट के साइड से, क्योंकि उनको 10 कंप्लेंट मिले वर्सेस उनको 1000 कंप्लेंट मिले, वो जिस एंगल से उसको देखेंगे उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और एक बार गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये ओनरशिप डिस्प्यूट को लेके यूजर का पैसा अटका है, तो पहले गवर्नमेंट पैसे को रिलीज करवाएगा और फिर डिसाइड करेगा कि एक्सचेंज के साथ क्या करना है। सुनो, आप कह रहे हैं कि पैसा मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब इंडियन कोर्ट्स में लोग जाएंगे और फिर कोर्ट यहाँ पे हेयरिंग करेगी, यहाँ पे उनकी बात सुनेगी। बट आपने जैसे कहा कि 50-100 लोग ही कोर्ट में अभी जा रहे हैं, ज़्यादा जा भी नहीं रहे हैं। तो अगर ज़्यादा लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऐसे ही वेट करते रहेंगे, तब क्या इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी, पैसा नहीं मिलेगा, पेंडिंग ही रहेगा आगे भी? इस केस में एक सॉल्यूशन होगा कि अगर सिंगापुर कोर्ट ऑर्डर करेगा सर, तो अगर सिंगापुर कोर्ट वजीरेक्स के ओनरशिप को डिसाइड किए बिना बोलता है कि आप पैसा रिलीज कर दो, तो फिर उस केस में पैसा मिल पाएगा। लेकिन उसके लिए भी अभी चांसेस कम लग रहे। अगर 6 जून तक कोई ऑर्डर नहीं आता है तो फिर वो केस 1-2 महीने और लंबा जा सकता है। एक ऑप्शन दिया था सोनू इन्होंने, यादव आपके वजरेक्स ने, जिसमें इन्होंने कहा था कि 2030 तक पैसा मिल जाएगा अगर वो नो वोट करेंगे जब ये वोटिंग करा रहे थे, और जो यस वोट करेंगे उनको थोड़ा पहले मिल सकता है। इसमें पैसे मिलने के क्या चांसेस हैं? क्या लोगों का पैसा विद इन 1-2 साल ही देने का कहीं से प्लान भी कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे ही उन्होंने ऑप्शन दिए थे 2030 तक डराने के लिए? सर इसको जैसे मैंने अभी बैकग्राउंड दिया आपको सर कि वजीरेक्स ओनर है नहीं, पर उनको दो चीज जरूर चाहिए इस पूरे स्कीम में से। उनको $30 मिलियन पैसा चाहिए और इनको एक्सचेंज बचाना है। अभी अगर मैं उनके जगह पे होके मेरे को ये दो चीजें करनी होती, तो मैं यूजर को एक चीज से डरा सकता हूँ कि आपका पैसा आपको मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत टाइम लगेगा। और इन्होंने उस 2030 वाले नंबर में किया वही है। उन्होंने आपको बताया कि हम अगर लिक्विडेशन में जाते हैं, तो लिक्विडेशन का मतलब होता है कि आप धंधा सब कुछ बंद करो, आप और कुछ ट्रेड नहीं करोगे, आप प्लेटफॉर्म चलाओगे नहीं, सब कुछ पहले बंद करो, यूजर को प्रायोरिटाइज करो, जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ बेचो, पैसा लो और यूजर को पैसा दो। और ये लिक्विडेशन का मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग जो अभी वजीर सिंगापुर कोर्ट से चाह रहा है उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में ये होता है कि कंपनी को बोलेंगे कि आप धंधा चालू रखो, आप ट्रेड्स करो, आप प्लेटफॉर्म चलाओ, यूजर को बताओ कि यूजर को आपको देना 100 रुपए है, पर आप दे 10 रुपए रहे हो, और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। यानी कि आपकी कंपनी भी बचेगी और आपको पैसा भी पूरा नहीं देना पड़ेगा। तो अभी मैं यूजर से पूछता हूँ कि आप सोचिए यूजर के लिए क्या बेटर है, कि कंपनी धंधा बंद करे, पूरा अपना जो कुछ भी है सब कुछ बेच के यूजर को पहले पैसा दे, या फिर कंपनी चलाए रखे और फिर यूजर को बोले कि तुमको 100 रुपए देना है पर तुम 10 रुपए ले लो। तो ये फर्क होता है इंसॉल्वेंसी और रिस्ट्रक्चरिंग में। इंसॉल्वेंसी हमेशा यूजर को पहले रखता है, रिस्ट्रक्चरिंग हमेशा कंपनी को पहले रखता है। तो इन्होंने जो 2030 का नंबर दिया था वो इन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए दिया था, जो कि यूजर को पहले रखता है। ये नंबर गलत है। ये नंबर उन्होंने इसीलिए रखा क्योंकि अगर इंसॉल्वेंसी में जाएंगे तो ना उनकी कंपनी बचेगी, ना उनको 30 मिलियन मिलेगा, क्योंकि 30 मिलियन यूजर्स में बांटा जाएगा फिर। और एक और चीज ये है सर कि लिक्विडेशन जो है उसमें वजीरेक्स बिकेगा, एज ए एक्सचेंज वो बिकेगा। यानी कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है, बिनांस है, कॉइनबेस है, क्रैकन है, जिसको भी इंडिया में आके ऑपरेशन स्टार्ट करना है, वो वजीरेक्स को बाई करेंगे, उसका भी पैसा मिलेगा जो कि यूजर्स में बांटा जाएगा फिर। पर उनको ये चीज करना नहीं है, दैट इज द इशू। उनको रिस्ट्रक्चरिंग में जाना है क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाना बचाना है और एक्सचेंज ऑपरेट करना है। तो दिस इज ये मतलब आई डोंट नो कि एक निश्चल तो बोलते हैं कि हम क्रेडिटर्स को पैसा देना चाहते हैं, यूजर्स को पैसा देना चाहते हैं। पर आइडियली जैसे ये चीजें चल रही है, डज नॉट लुक लाइक कि यूजर्स को कुछ देने का इंटेंशन भी है। ठीक है सोनू, यहाँ से एक सवाल और आता है कि दो ऑप्शंस है। एक तो इंसॉल्वेंसी वाला हो गया जिसमें एक्सचेंज को बेचा जाएगा, लोगों के पैसे फिर वापस दिए जाएंगे जो पैसा आएगा, और एक रीस्ट्रक्चरिंग है। तो जो सिंगापुर कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा, जैसे इन्होंने वोटिंग भी करवा ली, तो किस तरफ आपको झुकाव ज़्यादा लग रहा है कि वो इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर पास कर सकता है, या फिर जो रीस्ट्रक्चरिंग है उसकी तरफ जा सकता है? कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकता है? नहीं सर, वहां से रिस्ट्रक्चरिंग का ही ऑर्डर आएगा अगर आएगा तो। क्योंकि सिंगापुर कोर्ट वहां पर एविडेंस का कम चलता है, और जो कम वहां की कंपनी बोलती है उस पर ज्यादा वेटेज होता है हमेशा। तो एविडेंस पर बहुत कम रिलायंस होता है जब तक कि यूजर बहुत ही ज्यादा एविडेंस ना लेके आए। अभी एज ए कॉमन यूजर है, एज ए पर्सन जो थोड़ा बहुत पैसा डाल के ट्रेड करते हैं एक्सचेंज पर,
उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो वजीरेक्स की पूरी कुंडली निकाल करके एविडेंस निकाले उसमें से। तो आइडियली सिंगापुर में थोड़ा वो बयास्ड होते हैं अपने कंपनीज के इसमें। तो वहां पर सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग का ही ऑर्डर आएगा सर, इंसॉल्वेंसी का नहीं आएगा। लेकिन अगर इंडियन कोर्ट्स में अप्रोच करते हैं तो इंसॉल्वेंसी का ही ऑर्डर आएगा, रिस्ट्रक्चरिंग का नहीं आएगा। क्योंकि इंडियन कोर्ट्स हमेशा यूजर या जो इन्वेस्टर है उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, कंपनी हमेशा सेकेंडरी होता है। सोनू, आप कह रहे हैं कि आम आदमी वहाँ पे जाके सब चीज़ें एविडेंस नहीं निकाल सकता, तो आम आदमी तो छोड़िए, आप इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं सिंगापुर हाई कोर्ट में? आपने कहा कि आप भी उधर वजीरेक्स यूजर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, आप बताएं। तो आया सर, सिंगापुर कोर्ट में हमारा प्रेयर्स यही है कि जो भी अनहैक टोकन है वो पूरा यूजर्स को दिया जाए, और बाकी का जो भी एक्सचेंज बचा है उसको लिक्विडेट करके इसको एक्सचेंज को बेच दिया जाए, ताकि उससे जो भी पैसा आएगा वो यूजर्स में बांटा जाएगा। हमने कोर्ट को ये बताया और फिर उनको एक्सप्लेन किया कि अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना भी है तो आप पहले बताओ कि ओनर कौन है, क्योंकि आप ओनर डिसाइड नहीं कर रहे हो। जब तक ओनर डिसाइड नहीं होगा आप एसेट्स को एज ए सोशलाइजेशन ऑफ लॉस नहीं कर सकते हो। कि अगर मेरे पास बीटीसी पड़ा था, मेरा बीटीसी हैक नहीं हुआ था, तो फिर मैं अपना बीटीसी एक्सचेंज के गलती के वजह से किसी और के साथ शेयर क्यों करूं? दैट इज नॉट लॉजिकल। तो हमने ये चीज बताया कोर्ट को, और हमने ये भी बोला कि जेटाई ओनर है ही नहीं एक्सचेंज का, तो इस केस में जब एक्सचेंज का कोई ओनर है नहीं तो फिर आपको ये लिक्विडेट ही करना चाहिए। क्योंकि जब दोनों ही ओनर बोल रहे हैं, बिनांस ने बोल दिया मैं ओनर नहीं हूँ, जेटाई बोल रहा है मैं भी ओनर नहीं हूँ, तो अभी एक्सचेंज का कोई ओनर है नहीं, तो इस केस में आपको इसको बेच के खत्म करना चाहिए कि इसको एक बार के लिए कंक्लूजन पे लेके आ जाए, फिर जो भी इसको ऑक्शन में बाई करेगा वो ओनर बन जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जो यूजर का पैसा है वो तो यूजर को मिलेगा। बट आइडियली अभी आगे देखना पड़ेगा सर कि नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है। उसके बाद वी कैन डिसाइड कि द नेक्स्ट स्टेप्स। सोनू, अच्छी बात है कि आप फाइट कर रहे हैं सिंगापुर कोर्ट में। एंड आपकी बात से ना मुझे ये समझ आ रहा है कि जो बात है वो रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएगी। एंड जब रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ बात जाएगी, सिचुएशन ये आ जाएगी, तो पैसा बहुत कम मिलेगा और एक्सचेंज चलता रहेगा। सो अमाउंट तो बहुत कम मिलेगा, कितना हो सकता है वो आप बताएं। एंड फिर ये भी कि वो कब मिलेगा किसी को नहीं पता। एब्सोल्युटली सर, वो कंफर्म्ड है ही नहीं। तो एज ए एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर किसी यूजर के पास एक्सआरपी 100 एक्सआरपी थे, उनको सिर्फ 15 एक्सआरपी मिलेगा। तो इट इज लाइक 85% का आपको रिडक्शन लेना पड़ेगा। ये तो ऐसे हो गया कि आपने किसी कंपनी का बॉन्ड लिया था और फिर कंपनी खत्म हो गया, तो अभी आपको जो बचा है वो दे रहे हैं। तो आइडियली नॉट अ गुड सिचुएशन एक्सआरपी और बहुत सारे कॉइन होल्डर्स के लिए, क्योंकि 85% बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, कि किसी ने 1 लाख रुपए डाला और उसको सिर्फ 15 हजार वापस आ रहे हैं। और अगर वो लॉस हो जाता कि हमने एक्सआरपी में डाला था, उसका वैल्यू घट गया, लॉस हो गया, वो ठीक है। पर यहाँ पर उस एक्सआरपी का वैल्यू 4x हो गया है, इट हैज इंक्रीज बाई 400%। उसके बाद भी आपको सिर्फ 15% वापस मिल रहा है, इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग। सुनो, जो एक बार बात हो रही थी कि जब भी पैसा वापस मिलेगा तो जो कॉइन बढ़ गए हैं, जिनका प्राइस बढ़ गया है, उस हिसाब से फंड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कॉइन 3 गुना हो गया तो उसके हिसाब से पैसा वापस मिलेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये तो पैसे मतलब एक तरीके से देना ही नहीं चाह रहे, आपकी बात से जो समझ आ रहा है। नहीं नहीं, वो चीज हो ही नहीं रहा है आया सर। तो अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं कि जिस दिन हैक हुआ इनके पास 500 मिलियन के आसपास पैसा था, जिसमें से 50% हैक हो गया था, यानी कि इनके पास 250 मिलियन ही बचा था। वो 250 मिलियन आज के तारीख में 600-700 मिलियन के आसपास है। पर इन्होंने वो पूरा भी, इन्होंने बोला है कि हम इसमें से पैसा निकालेंगे। पहले तो इन्होंने 100-150 करोड़ लीगल एक्सपेंसेस के नाम पे निकाल दिए, अभी डेक्स के लिए 30 मिलियन और जा रहा है। और फिर इसके बाद भी बोल रहे हैं कि जो डेक्स हम बनाएंगे उसमें से जो प्रॉफिट बनेगा, यानी कि अगर इन्होंने डेक्स में से 1 करोड़ प्रॉफिट बनाया तो ये पहले अपना पूरा खर्चा निकालेंगे कि उसको लगाने का कितना खर्चा था, निश्चल के जो भी सैलरीज थे वो सारे जाएंगे। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 50% ही यूजर को मिलेगा 3 साल के लिए। और इसमें अगर उसमें प्रॉफिट होता ही नहीं है तो वो यूजर का पैसा गया। और अगर 3 साल तक प्रॉफिट शेयरिंग होगा, चौथे साल से पूरा प्रॉफिट निश्चल ही रखेंगे। तो ये मतलब निश्चल बोल रहे कि वो एक्सचेंज के ओनर नहीं है, पर यूजर के पैसे से डेक्स बना के चौथे साल से प्रॉफिट वही रख रहे हैं। तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये लॉजिक क्या है। सुनो, आप नहीं समझ पा रहे तो आम यूजर्स कैसे समझेगा, उनके कैसे समझ में आएगा? अब देखो, जो इनका फंड हैक हुआ था वो आधा हुआ था, आधे तो उनके पास थी ना। एंड जब हैक हुआ तब क्रिप्टो कितने नीचे था,
अब तो सब कॉइन्स ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना ऊपर आ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, 50 उसमें से हैक हो गए, अब जो बचा हुआ 50 रुपये है उनकी टोटल वैल्यू बढ़ के 125 हो गई, बिकॉज प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ गए। तो इनको तो पैसे वापस देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मतलब अब तो ये लग रहा है कि निश्चल पैसा वापस नहीं देना चाह रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। नहीं, आई थिंक सर, जितना मतलब ये जो भी केस को मैंने फॉलो किया, इससे एक चीज क्लियर होता है कि जो वजीरेक्स के टीम है उनको लगता है कि एक्सचेंज आगे चलेगा नहीं, क्योंकि यूजर का ट्रस्ट बहुत हिल गया है। क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि आपके फंड सेफ है हमारे एक्सचेंज पर, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स वगैरह उन्होंने पब्लिश किया। फिर सडनली हैक होने होने के 1 महीने बाद सिंगापुर की कंपनी पिक्चर में आती है। सिंगापुर कोर्ट में ये लोग जाके बोलते हैं कि यूजर का पैसा है ही नहीं, वो बिटकॉइन जो भी उनके वॉलेट में, उनका बस आईएनआर का क्लेम है। जो बिटकॉइन उनके वॉलेट में है वो ये यूजर का है ही नहीं, ये जेटाई का संपत्ति है। तो इससे यूजर का ट्रस्ट कहीं पर शेक हो गया है। तो ऐसे नहीं लगता है कि कोई भी यूजर वापस वजीरेक्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे अगर हम देखें कि ये एक लास्ट, जैसे निश्चल के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी एक है कि यहाँ से जितना पैसा बना सके उतना बनाएंगे। फिर एक्सचेंज चलेगा नहीं चलेगा इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि एक बार स्कीम सैंक्शन हो जाता है फिर कोई भी उसको चलाएगा, वो एक्सचेंज प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो आई थिंक आइडियली थॉट प्रोसेस यही होगा, क्योंकि 30-50 मिलियन डेक्स बनाने के लिए इज एग्जॉर्बिटेंट। मतलब हमने देखा है कि जब भी ब्लॉकचेन्स लॉन्च होते हैं लोग बस 2-2 3-3 हफ्ते में, यंग इंजीनियर्स मतलब 17-16 साल के इंजीनियर एक डेस्क बना देते हैं एक हफ्ते में। मतलब उसका 30 मिलियन नहीं लगता है सर। मतलब आपको बस 3-7 लोगों की टीम चाहिए जो ये बना देंगे। बट आइडियली ये बेल आउट अटेम्प्ट ही लगता है कि यूजर को आप बकरा बनाओ और यूजर के पैसे से आप बेल आउट करो। इसका एक और रीजन है सर, जो जब हम सिंगापुर में लड़ रहे थे तब पता चला कि जेटाई जो है वो अभी कंपनी दिवालिया हो गया, उसके पास पैसा है नहीं, वो नेगेट $1 मिलियन के लॉस में चल रहा है। ये उनके ऑडिटर ने खुद बताया है। तो जेटाई के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें जेटाई की संपत्ति वगैरह आती है, उसमें लिखा गया, ऑडिटर ने लिखा है कि इसके पास पैसा है नहीं, ये कंपनी दिवालिया हो गया है। और जो इंडियन कंपनी जानमाई है इनकी, उसके भी सारे एसेट्स ईडी ने फ्रीज करके रखे, इसीलिए यूजर्स के 34% के आईएनआर बैलेंस भी अभी तक विड्रॉ नहीं हुए हैं। तो दोनों कंपनी तो अभी काम नहीं कर सकती, इनको काम करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा यूजर के पास है जो इनके कंट्रोल में है, उसको लेके कंपनी चला रहे हैं। सुनो ये क्या कर रहे हैं, इतना सॉलिड रायता उन्होंने फैलाया हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन नहीं होती इसमें लगता है कि भाई फ्रॉड वाली सिचुएशन वो वजरेक्स ने अपने यूजर्स के लिए बना दी है। मेरे को ऐसा लग रहा है पैसा देना नहीं चाह रहे, लोग को लाचार बना के इन लोगों ने रखा हुआ है, बिकॉज लोग सिंगापुर नहीं जा सकते भाई, ये सब कुछ सिंगापुर लेके चले गए, केस इनका वहाँ पे चल रहा है। तो अभी सोनू हमने हैक फंड की बात की, जो फंड हैक हो गया, अब आता है वो फंड जो अनहैक्ड है। अनहैक फंड का क्या होगा, लोग उससे भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि भाई जो फंड हैक नहीं हुआ है 50% जो इनके पास है, उस जो उनके पास फंड है उसका क्या होगा। वो सोच रहे हैं कि चलो भाई वो 50% फंड ही मिल जाए, तो क्या वो भी नहीं मिलेगा। वो भी अभी के लिए स्टक हो गए सर। तो जितना मेरे को पता है कि दिल्ली बॉम्बे का केसेस जो चल रहे हैं, इन दोनों ही हाई कोर्ट्स में एक्सआरपी के इन्वेस्टर्स ने केस फाइल किया है कि हमारे टोकन्स हैक नहीं हुए थे और ये वापस आने चाहिए। और इन्होंने मतलब बिनेंस जेटाई सबको पार्टी बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि आप लोग भी आके कुछ रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और आई थिंक इन्होंने हर जगह पे झूठ ही बोला है सर, जितना केस से पता चलता है। एफआईयू को बोला था कि बिनेंस एक्सचेंज चला रहा है, सिंगापुर कोर्ट में बोलते हैं कि जेटाई चला रहा है। और इंडियन कंपनी बोलता है कि मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ आईएनआर डील करता हूँ। बिनेंस बोलता है कि हमने एक्सचेंज चलाया ही नहीं है। तो अभी ये सब ऐसे यूजर को बस घुमा रहे हैं, और इसमें जितना वजीरेक्स की गलती है उतना बिनेंस की भी है। क्योंकि जब बिनेंस का नाम इतनी बार आ रहा है लेकिन बिनेंस ने कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं किया कि भाई आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो। क्योंकि जब भी हम सिंगापुर कोर्ट में देखे या दिल्ली में देखे, हर जगह बिनेंस के नाम उछाला जाता है कि वो ओनर है, वो चलाता था। बिनेंस को भी ये बात पता है, पर वो कभी आगे आके बताता नहीं है कि हमने ये लिया ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि दोनों ही मिले हुए हैं आइडियली। बट वो क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक करना नहीं चाहते हैं। और सिंगापुर कोर्ट को जब इन्होंने बोला कि ये सारे जो भी हमारे और बिनेंस के ट्रांजैक्शन है सारे कॉन्फिडेंशियल है, तो कोर्ट भी मान गया।
अभी वही चीज अगर कोई इंडियन कोर्ट्स में बोलेगा तो इंडियन कोर्ट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप कोर्ट को जाके नहीं बता सकते हो कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है। वो कितना भी बड़े से बड़ा केस हो, कोर्ट को आप बोल रहे हो कॉन्फिडेंशियल है, तो आप या तो कोई रॉ से जुड़े हुए हैं कि आप बहुत नेशनल इंटरेस्ट का काम कर रहे हो कि ये पूरा कॉन्फिडेंशियल है, या फिर आप बस कोर्ट को बता रहे हो कि आप कौन होते हो मेरे से पूछने वाले। तो ये दो ही लॉजिकल ऑप्शंस होते हैं सर। सोनू, एक चीज़ और क्लियर करूंगा मैं आपसे। आपने कहा कि जो हैक फंड है वो यूज़र एक तरीके से भूल ही जाए, जिस हिसाब से वजरक्स का जो बिहेवियर है। बट जो अनहैक्ड फंड है वो भी पूरे नहीं मिलने वाले, बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग के लिए चीज़ें जाएंगी यहाँ से वजरक्स। और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आप कह रहे थे कि सिर्फ 10 से 15% फंड ही है जो मिल सकते हैं। वो अनहैक्ड फंड में ही, मतलब इतना कम मिलेगा। जो फंड हैक नहीं हुए उनमें से भी 10 से 15% मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? यस सर, अनएक्ट वालों को उतना ही मिलेगा। जैसे एक्सआरपी वालों का 15% है, बीटीसी वालों का भी आई थिंक 30-35% है। तो हर टोकन के प्राइस के हिसाब से वेरी करेगा, कि अगर आपका टोकन बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया तो फिर आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। सोनू, फिर से यूज़र्स का एक सवाल करूंगा जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आना लाजमी है। वैसे तो आपने एक्सप्लेन कर दिया उसको भी कि भाई, लेकिन लोग पूछेंगे कि भाई हमारा पैसा कब वापस मिलेगा। एक सवाल 100% रहेगा। तो आप इसको एक बार और एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इन नटशेल कि लोगों का पैसा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, किस सिचुएशन में मिल सकता है। ये सर, तो इसको अगर मैं स्टेप वाइज बता दूं यूजर के लिए, कि यूजर अगर चाहता है अपना पैसा जल्दी से जल्दी मिले, तो 4 स्टेप्स में मैं बताऊंगा। पहला तो है कि आप एक साइबर कंप्लेंट लॉन्च करो। इट्स ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन है, कहीं पर जाना नहीं है। आप कॉल करके कंप्लेंट रेज कर सकते हो, या फिर आप साइबर क्राइम पोर्टल पर रेज कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। दूसरा, सेकेंड स्टेप आपका ये होगा कि आप अगर पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, तो आप चोरी का एफआईआर दर्ज करो कि आपके एसेट स्टोलन हो गए और कोई सिंगापुर की कंपनी मालिक बता रही है उस एसेट्स का। ये 2 चीजें तो मिनिमम हर किसी को करनी चाहिए। और तीसरा, अगर आप केरला, महाराष्ट्र या दिल्ली में हो, तो आप अपने लॉयर से बात करके इन केसेस के पार्ट बनो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब इसमें जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, कि हर हर हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं और बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको एक सुनवाई करेगा। 3-3 जगह पे सुनवाई होने के बजाय ये एक जगह पे होगा, जो कि यूजर्स के फायदे में होगा। फिर से सुप्रीम कोर्ट बहुत फास्ट आपका जजमेंट दे देगा। ये यूजर्स को करना चाहिए। चौथी, बहुत ही सिंपल सी चीज है सर। चौथी चीज जो यूजर्स को करना है, कि आज एआई का जमाना है, सबको पता है चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, जेमिनी कैसे यूज करना है। आपको बस इन एआई चैटबॉट्स को बोलना है अपना सिचुएशन, कि आपके कितने पैसे हैं वजीरेक्स एक्सचेंज पर, और कि इस वजीरेक्स एक्सचेंज ने आपका पैसा लेके सिंगापुर में रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जिससे आपको लॉस हो रहा है। और इसका एक लेटर बनाने बोलिए एआई चैटबॉट को, जो आप चीफ जस्टिस को लिख सकते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या आपके लोकल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, उनको एड्रेस करते हुए लिखने के लिए बोलिए। वो आपको एक लिख के टेम्पलेट देगा, आपको बस उसको लिख के कोरियर करना है अपने हाई कोर्ट पे। जो भी आपका लोकल हाई कोर्ट है वहां पर आप कोरियर करिए इस लेटर को। क्योंकि जब चीफ जस्टिस के पास ये लेटर जाता है, जितने ज्यादा लेटर जाएंगे उतना वो अपने एंड से यूजर कोर्ट में जाए बगैर चीफ जस्टिस खुद उस केस को ले सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। तो अगर समझे कि कर्नाटका हाईकोर्ट में अगर कर्नाटका के सारे इन्वेस्टर्स मिलकर लिखते हैं और 500,000 चिट्ठियां पहुंचती है कर्नाटका हाईकोर्ट में कि ये वजीरेक्स का स्कैम हुआ है, यूजर्स के पैसे फंसे हैं, सिंगापुर में चल रहा है, यूजर्स के पैसे पूरे रिफंड नहीं होंगे, तो फिर कर्नाटका हाईकोर्ट उसको एक अपने एंड से ही इस केस को लेगा और बोलेगा कि हम इस केस की सुनवाई करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये एक चीज यूजर हमेशा कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लेटर भी आपका एआई लिख के दे रहा है, आपको बस उसको कोरियर करना है। तो ये एक सिंपल सी चीज है जो यूजर कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें भी नहीं होते तो यूजर एटलीस्ट आप पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है वहां पर आप एक कंप्लेंट रजिस्टर करिए कि आपका एसेट्स हैक हो गया। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मोशन में आएगी। क्योंकि आज तक सिर्फ 50 इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वीडियो देखे 500 इन्वेस्टर भी करेंगे, सबका पैसा आने का प्रोसेस फास्ट होता जाएगा। क्योंकि जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो उनको क्रिप्टो से कोई लेना देना है नहीं। दिन में इंडिया में हजारों फ्रॉड होते हैं, पर उनको वजीरेक्स में क्यों इंटरेस्ट लेना है, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। कि एज ए कम्युनिटी, एज ए वजीरेक्स यूजर, आप जब साथ में आएंगे और आप साथ मिलकर आप अलग अलग चीफ जस्टिस को लेटर लिख रहे हैं, अपने लोकल हाई कोर्ट में लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लिख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि चल क्या रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उनके
अवेयरनेस में आता है कि ऐसी केस चल रही है जहां पर इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो तब वो उस केस की सुनवाई करेंगे। अदरवाइज ये बहुत बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है। सुनो, आपकी बातों से ना ये लग रहा है कि यूज़र्स के हाथ से चीज़ें पूरी तरह से निकल चुकी हैं, वो खुद इसमें कुछ नहीं कर सकते। वजरेक्स कुछ करना नहीं चाह रहा है। यूज़र्स के फंड्स जो हैं वो जानबूझकर ये लोग डिले कर रहे हैं, देना नहीं चाह रहे हैं। अभी सिंगापुर हाई कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आ रहा है, एटलीस्ट वो वर्डिक्ट नहीं आ रहा है जो यूज़र्स चाह रहे हैं, वही वर्डिक्ट आ रहा है जो वजरेक्स चाह रहा है। तो यूज़र्स को अब अपने हिसाब से कोर्ट में जाना चाहिए एक तो, और वहाँ पे उस हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए जैसा आप कह रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, अगर कोई कोर्ट नहीं जा सकता एटलीस्ट आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, आप चीफ जस्टिस को लेटर लिख सकते हो। बहुत सिंपल सी चीजें भी अगर यूजर करेंगे तो बहुत सारी चीजें फास्ट मूव होंगी। ठीक है सोनू, मैं सोच रहा था कि क्रिप्टो टैक्स पे भी आपसे बात की जाए आज, बट वजरेक्स पे ही बात करने में ना आप देखो कितना टाइम निकल गया। इन्होंने रायता इतना फैला हुआ है कि मतलब कोई नहीं समेट सकता। हम आधे घंटे में क्या समेटेंगे, मैं तो मतलब घंटों लग जाएंगे। मैं इस पर आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगा। जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आई नो मतलब काफ़ी सारे आने वाले हैं क्वेश्चन वजरेक्स यूजर्स के, एंड आई होप कि आप फिर से हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, यूजर्स के आंसर्स देंगे, एंड फिर से नेक्स्ट वीक क्रिप्टो टैक्स पे भी आपसे बात करनी है। नहीं नहीं, नो इशू सर, एब्सोल्युटली। क्रिप्टो टैक्स के भी आई थिंक हमारी कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। क्रिप्टो टैक्स में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो आई थिंक कम्युनिटी के जो भी क्वेश्चंस है एक डेडिकेटेड वीडियो में हम पूरा विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है सोनू, थैंक्स अपना टाइम देने के लिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कनेक्ट करूंगा। टेक केयर।